हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, जो टर्म 1 एग्जाम होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म 1 के लिए जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट MCQs। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए तमाम क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस में से मैं क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। पहला कहता है बेटा, द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज टेस्टेड द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ध्यान देंगे, द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेटा ये बेसिक है, क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है। तो बेसिक के लिए क्या होगा, हमको ऑप्शंस मिला है फिनाल्फिन टर्न्स कलरलेस टू पिंक, यही सही होना चाहिए। मेथाइल ऑरेंज रिमेन्स। तो इन सारे ऑप्शंस में से मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज बेसिक। क्या है ये? बेसिक नेचर का है। और बेसिक नेचर में जब आप फिनाल्फिन यूज करेंगे, फिनाल्फिन क्या होता है बेटा, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या होता है, फिनाल्फिन कलरलेस होता है। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में वो है तो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें तो यह कलरलेस से पिंक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले क्वेश्चंस में क्वेश्चन ये कहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में निम्न में से कौन सा या विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर गोइंग टू बी टर्न। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, फिनाल्फिन इज गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम एसिडिक टू फ्रॉम कलरलेस टू द पिंक। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फिनाल्फिन क्या होता है, किस टाइप का चेंज देता है, किस टाइप का परिवर्तन होता है, वो कलरलेस से पिंक हो जाता है। मतलब एसिडिक में कलरलेस होता है, जो इसका मेन नेचर है, मूल नेचर है। फिनाल्फिन इज ऑलरेडी कलरलेस इन द नेचर। तो जब उसको एसिड में डालेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, और बेस में डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन के बारे में ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लेट अस सी द कंपाउंड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस लिखने जा रहा हूँ, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। इसमें से कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा? आइए देखते हैं। KCl H2SO4, CCl4 और एक और ऑप्शन है बेटा दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें से कहता है KCl H2SO4, CCl4 और CH3COOH, इसमें से कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट मैं कई बार बताया हूं अपने वीडियो में, मैं आपको कई बार बताया हूं, लाइव भी बताया हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेज विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें से जो आयनिक नेचर का होगा, जैसे विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब इसका आयनाइजेशन होगा तो KCl का आयनाइजेशन हो जाए बेटा, तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयन बनेगा और Cl आयन बनेगा। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का जब आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देगा। इसी तरह से इसका अगर हम आयनाइजेशन करेंगे तो क्या देगा बच्चों, CH3COO आयन देगा और प्लस H आयन देगा। लेकिन इसका आयनाइजेशन नहीं होगा, तो देयरफॉर हमें कह सकते हैं मेरा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। CCl4 इज बिकॉज इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, इट इज द नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, इसलिए इसको वाटर में डिजॉल्व करने पर अपने आयनों में परिवर्तित नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो CCl4 इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द ट्रेंड इन मेटेलिक ग्रुप, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चंस को मैं इस क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस दे रहा हूं
और on the basis of this answer or these options we have to discuss different types of other questions. ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बेटा द ट्रेंड इन मेटेलिक नेचर ऑफ मेटल्स एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. ऑप्शंस में क्या क्या दिया है उसमें हमको बहुत ध्यान नहीं देना है. जब हम मेटेलिक नेचर की बात करेंगे तो मेटेलिक नेचर टॉप टू बॉटम क्या होता है या टॉप टू बॉटम कैसे चलता है, ये कैसे बढ़ेगा घटेगा कि अनचेंज रहेगा, क्या रहेगा कि पहले बढ़ेगा पहले घटेगा. 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड द ऑप्शंस आर गिवन. दिया है पहला डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, नीदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज और नन ऑफ दीज. ठीक है, पहला कहता है ए बी सी और डी. पहला है इंक्रीजेज और दूसरा है डिक्रीजेज और तीसरा कहता है बेटा नीदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज और चौथा कहता है नन. अब हम अगर हम किसी भी मेटल की किसी भी ग्रुप की बात करें, सपोज के लिए आप में मैं नॉन मेटल से लेता हूँ, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया. ये पहला एलिमेंट बेटा नॉन मेटल होता है और ये आखिरी एलिमेंट मेटल होता है. तो जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो टॉप टू बॉटम यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इसका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा. तो ऊपर नॉन मेटल था और नीचे मेटल था, तो हम ऊपर से नीचे चलने पर देखते हैं कि इसका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो हमारा सही आंसर इंक्रीजेज हो जाएगा. ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा. अमोनिया मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उस सेंट्रल मेटल एटम पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, इसको ध्यान देंगे. देखिए बच्चों, अमोनिया का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और द ऑप्शंस आर. सबसे पहले मैं आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊंगा. अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक H, 2 H और 3 H. इट हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैसे देखेंगे बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 and 5. इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल. एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, तो 3 ये इन्वॉल्व हो गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा. तो इसमें से जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस था 1, 2, 3 और 4. ये ए, ये बी, ये सी और ये डी. तो इस तरह से आपने देखा नाइट्रोजन एटम पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, दैट इज 1. ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 5. कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल में पूछेगा. आइए देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल को बनाते हैं. O के साथ एक H यहाँ हो गया और दूसरा H यहाँ हो गया और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ इन्वॉल्व हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ इन्वॉल्व हुआ और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल में पूछेगा सेंट्रल मेटल एटम में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वी हैव टू से दैट इज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर अमोनिया में पूछ रहा है तो उसमें कितना है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे क्वेश्चन से ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में. क्वेश्चन ज़रूर इससे मिलने चाहिए. एलिमेंट्स विद सिमिलर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन. पहले हम लिखेंगे ऑप्शंस, डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट पीरियड, सेम ग्रुप सेम पीरियड. ऑप्शंस क्या क्या है, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट पीरियड्स, सी और डी, सेम ग्रुप और यहां क्या होगा बेटा, सेम पीरियड. ये 4 ऑप्शन दिया गया है. पहले क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या होगा. क्वेश्चन कहता है कि द एलिमेंट्स विद द सिमिलर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियोडिक टेबल. वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया,
अगर हम किसी ग्रुप में ले लें, मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, रुबीडियम ले लिया, ये सारे के सीजियम ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब पहले ग्रुप के एलिमेंट है बेटा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 37, इसका एटॉमिक नंबर 55 और इसका एटॉमिक नंबर बेटा 87। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये पाते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 8 8 1, सॉरी 2 8 8 और यहाँ 1 हो गया, इसमें होगा 2 8 18 8 और 1। इस तरह से हम नीचे चलेंगे तो हमने देखा कि सबके आउटर मोस्ट सेल में क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें से क्या होगा, दे ऑल आर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। तो क्या लिखेंगे बेटा, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। अगर वैलेंस सेल में इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है तो क्या होंगे, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द गैस लिबरेटेड व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि जब सोडियम सल्फाइड गैस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। इस रिएक्शंस को पहले लिखेंगे और रिएक्शन के बेस पे हम इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आइए, सोडियम सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा बेटा, Na2S। सोडियम सल्फाइड का फार्मूला Na2S। देखें सल्फाइड और सल्फाइड, सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ध्यान दे दीजिएगा, Na2SO3, ठीक है, और प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट है। तो जब हम Na2SO3 प्लस H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे तो ये NaSO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, Na2SO4 और प्लस H2SO3 विच इज अनस्टेबल, तो ये बनाएगा H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो आपको आंसर में जो भी लिखा होगा, मैं देख रहा हूँ, पहला दिया है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है हाइड्रोजन, तीसरा दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो आंसर होगा वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन ये कहता था कि सोडियम सल्फाइड जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस इवाल्व होगी। तो रिएक्शन से पता चल रहा है कौन सी गैस है बेटा, SO2 गैस। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट कहता है थिकनेस ऑफ मेटल कोटिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है मेटल की जो कोटिंग होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ करंट पैसेज, दूसरा कह रहा है लो करंट, तीसरा कहता है नेचर ऑफ कैथोड और चौथा कहता है प्योरिटी ऑफ एनोड। तो यह ड्यूरेशन ऑफ करंट पैसेज के फॉर्म में होता है या लो करंट, दोनों में ही ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या ड्यूरेशन ऑफ द करंट पैसेज। अगला कहता है आयनिक बॉन्ड इज सीन इन। 4 कंपाउंड दिया गया है और इस चारों कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बताना है। क्या क्या होगा, A, B, C और D। ए में क्या होगा बेटा, कौन सा कंपाउंड, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, सोडियम ऑक्साइड। मीथेन का फार्मूला है CH4, अमोनिया का फार्मूला दिया है NH3, फिर दिया है हाइड्रोजन और फिर दिया है एक और सोडियम ऑक्साइड, उसका फार्मूला होगा Na2O। आपको सबका फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप उसका स्ट्रक्चर बना पाओगे। देन यू कैन से दैट इज विच वन इज द आयनिक इन द नेचर एंड विच वन इज द कोवैलेंट इन द नेचर। तो CH4 बेटा कोवैलेंट होगा, NH3 कोवैलेंट होगा, H2 कोवैलेंट होगा और सोडियम ऑक्साइड ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इट इज आयनिक इन द नेचर। कैसे, अगर आप देखना चाहते हो तो 2 सोडियम ले लिया, एक सोडियम यहाँ ले लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, एक सोडियम यहाँ ले लिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे।
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको देने की जरूरत पड़ेगी और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो दिस सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दिस ऑक्सीजन इज टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस सोडियम इज टेकिंग लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा इसमें जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, या दिस इज आल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहेंगे कि इनमें से सोडियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक, आइए इसी क्रम में हम अगला देखते हैं बेटा। मिटा दिया जाए। आई होप यू ऑल आर राइटिंग। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल हैं आपके लिए। अगर आपने बिल्कुल ये 2-3 मॉडल पेपर आपने पढ़ लिया तो आप अच्छे मार्क्स पाने की गारंटी है। अगला कहता है बेटा, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C6H12O6 एंड द एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O, द वैल्यू ऑफ N इज। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 और एम्पिरिकल फार्मूला जो है बच्चों वो दिया है CH2O। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया और एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया। तो आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है सिंस क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू N। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, अगर हम N की बात निकालते हैं तो M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास, हम यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये सब आप लोग जरूर नोट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बेटा तो इसका C6H12O6 कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12, तो 12 छक 72, 72 और प्लस 12 और प्लस 16 छक्का 96, 96 और डिवाइड बाई इसका निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास 12, 2 14, यहाँ लिखेंगे 12 और प्लस 2 और प्लस 16। इसकी वैल्यू आ गई बच्चों, क्या आ गई, 6 2 8 2 10, 0 10 11 और 7 18, 180 और नीचे आ गया बेटा 30, ये काट दिया तो विच इज इक्वल टू 6। तो करेक्ट आंसर होगा 6। ऑप्शन में दिया होगा A, B, C और D। इन चारों ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है लिख लेंगे, 2 6 1 12, 2 6 1 और 12। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आएगा, B विच इज इक्वल टू 6। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर C6H12O6 है, इंपिरिकल फार्मूला CH2O है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ N। N की वैल्यू कैसे निकालते हैं, N इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास बेटा इसका आ गया 180 और इंपिरिकल फार्मूला मास आ गया 30, तो 30 180 बाई 30 इज इक्वल टू 6, तो 6 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट नोट करिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नाउ इसी क्रम में आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, ये ओरल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो सीजियम होता है। यानी सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसे CS कहते हैं, और जो फ्लोरीन होता है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्लोरीन। ध्यान देंगे, इट इज क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको कुछ और रटने की जरूरत नहीं, जहां आप लिखा होगा लिख देंगे। फिर कह रहा द बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये देखिए CCl4, यहाँ Cl लिखा, यहाँ Cl लिखा, यहाँ Cl लिखा और यहाँ Cl लिखा। गौर से देखेंगे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, तो ये जो इसकी बॉन्डिंग हुई वो ऐसे बन गई। आपने देखा कार्बन का जो 7वां इलेक्ट्रॉन था वो सब ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इट हैज़, एक क्वेश्चन था,
कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कुल कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो क्या बनना बेटा, 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर। कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगला जो बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड है, तो दैट इज 4 सिंगल बॉन्ड। मैं क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी बता दे रहा हूं बेटा, जिसका ऑप्शंस लिखने की जरूरत है मैं बता दे रहा हूं। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अगला क्वेश्चन था। कौन से क्वेश्चन की बात करें, जो भी तो क्वेश्चन था, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है या कितने बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 7, तो इसमें 2 नाइट्रोजन हैं और दोनों ही के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और हमने इस 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी, तो N ट्रिपल बॉन्ड N क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N along with 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच में क्या होगा, आपने देखा बिल्कुल सामने दिख रहा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन में दोहरा दे रहा हूँ, कह रहा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो इसका सही आंसर होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, करेक्ट वन। बहुत बढ़िया बच्चों, आइए देखिए, मैं बीच बीच में आपका समय बचाने के लिए बहुत उल जलूल की बातें नहीं करता हूँ, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अननेसेसरी वीडियो को लंबा करने के चक्कर में बीच में बातें की जाएं, इससे बढ़िया है कि टू द पॉइंट जितने क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अ कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला XY2 हैज़ द वेपर डेंसिटी इक्वल टू इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ठीक है ना, फार्मूला वेट, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला XY2, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। ध्यान देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला जो है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था, ये दिया है XY2, ठीक है, XY2 एम्पिरिकल फार्मूला दिया है। हैज द वेपर डेंसिटी इक्वल टू इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वेट, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू XY2, मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट ये दिया गया है। तो क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम देखते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले n होता है, अभी बताया था, m इज इक्वल टू हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, ठीक है, अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, और मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन क्या हो गया बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो दिस इज इक्वल टू, जरा गौर से देखेंगे, अभी आपने कहा कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला वेट, यानी वेपर डेंसिटी की जगह लिख देंगे एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला वेट और ये एम्पिरिकल फार्मूला वेट दोनों कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला था XY2, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया X2Y4। ध्यान से देखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला ये दिया गया है और इसका वेपर डेंसिटी एम्पिरिकल फार्मूला वेट के बराबर है। हमको पता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो ये और ये कट गया, खाली 2 बचा, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला X2Y4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको मिटा दिया जाए, फिर बेटा हमारे पास जो भी संसाधन है उस संसाधन की सहायता से मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कापर। कापर के इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या सही नहीं है, विच वन इज द रॉन्ग। पहला कहता है इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कापर सल्फेट सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। कापर सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है उसी का ही उसी मेटल का कोई साल्ट होता है, तो पहला सही है। दूसरा कहता है कैथोड इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कापर, ये भी बिल्कुल सही है। कैथोड जो होता है वो थिन स्ट्रिप होती है। और चौथा एनोड डिजॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज
दैट इज आल्सो करेक्ट। एनोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट, एनोड क्या होता है, वह इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होने लगता है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। और एनोड गेट्स थिकर, बस यही गलत हो गया। एनोड की जो साइज होती है वो एनोड की साइज, एनोड ऑलरेडी क्या लेते हैं बेटा, थिक लेते हैं, और उस एनोड की साइज धीरे 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 थिनर होती जाती है, मतलब पतली हो जाती है, जबकि ऑप्शंस में दिया है एनोड गेट्स थिकर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एनोड गेट्स थिकर इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर, ये ध्यान रखेंगे। अगला कहता है बेटा द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा बेटा, KCl बन गया और प्लस NH4OH बन गया, NH4OH। और हमको पता है ये है NH4OH क्या होता है बेटा, ये